उत्तराखंड के लिए ही भागता था। जब मनोरथ सच्चा हो तो बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की सच्ची इच्छा को पूरी कर ही देते हैं। और उनके आशीर्वाद से इलेक्शन कमीशन ने भी और मौसम ने भी मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य दिया, आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है मेरा इस देवभूमि से नाता क्या है। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है कि इस देवभूमि से मेरा लगाव कितना है। कोई कल्पना कर सकता है कि 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था। मैं खुद जिस काशी के चुनाव लड़ रहा था वहां पर मतदान होना था, लेकिन मेरा मन कर गया इस देवभूमि की माटी को माथे चढ़ाने का। यहां तो चुनाव हो गया था, यहां मतदान बाकी नहीं था। काशी में मतदान बाकी था, लेकिन बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं फिर यहां चला आया था। चुनाव के मैदान में भी और खुद का चुनाव होने के बावजूद भी मैं यहां आपके बीच चला आया था। कारण ये देवभूमि के प्रति मेरी भक्ति, ये देवभूमि के प्रति मेरा लगाव, और ये देवभूमि है, वीर भूमि भी है। यहां से सदा सर्वदा एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मां गंगा, गढ़वाल की वीरांगना रानी कर्णावती, चौथकोट की तीलू रौतेली, सुमाड़ी के पंजा दादा, मलेथा के माधोसी भंडारी, ऐसे अनेक व्यक्तियों से प्रेरणा पाने वाली इस धरती को, यहां के लोगों को भी मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, कल ही उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें उत्तराखंड के विकास के लिए यहां के युवाओं, महिलाओं, किसानों, सभी के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। इसमें गरीब बहनों को ताकत देने का समाधान है। इसमें जिला मेडिकल कॉलेज या उसके जैसी सुविधा देने का संकल्प है, इरादा है। कृषि भूमि सर्वेक्षण और बीमा में नई ड्रोन नीति लागू करके यहां के किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से उत्तराखंड में नए उद्योगों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों को रास्ते खोलने का इरादा भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेकर के व्यक्त किया है।
उत्तराखंड की धरोहर को बचाने और यहां हेरिटेज टूरिज्म को गांव-गांव पहुंचाने पर भी जोर है। मैं धामी जी और उत्तराखंड भाजपा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। ये है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती न करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, आंख में धूल झोंकते रहे। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है
जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी 4 धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक 5वां धाम है, सैन्य धाम, वीर सपूतों का धाम, वीर माताओं का धाम। उत्तराखंड का ये गौरव उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो देश की सेना और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके सपनों को साकार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। तो ये संकल्प उत्तराखंड के लोगों ने और भाजपा ने मिलकर पूरा किया था। उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य के लिए सपने भी हमने मिलकर देखे थे। उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें हो, शिक्षा स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं हो, आपका जीवन आसान बने, युवाओं का भविष्य बेहतर बने, ऐसे अनेक संकल्प हमने मिलकर लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश की कमान कई साल के लिए उनके हाथों में चली गई जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से ही रोका था, इसका जन्म ही रोक दिया था। उन्होंने हमारे इन सपनों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब केंद्र व राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया, उसको भी यहां से निकाला और डबल इंजन की सरकार यहां पर काम पे लग गई। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में आपकी डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि अब ब्रेक लगाने वालों को भी वही वादे करने पड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जब ये सत्ता में थे, तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। जबकि भाजपा के लिए 4 धाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जन सेवा का हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है। साथियों, केदार धाम में हमने 2017 में
पुनर्विकास के काम शुरू किए थे और ज्यादातर परियोजनाएं पूरी भी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए भी कई 100 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट में गढ़वाल का बड़ा हिस्सा कवर होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे गढ़वाल को भी मिलेगा। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं रहेगा। यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और पढ़ाई की, इलाज की सुविधा भी बढ़ेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हेली सर्विस शुरू की जा रही है। भाइयों और बहनों, इस बार केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। देश के पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर पर बजट में पर्वतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत पहाड़ों पर आवागमन के लिए रोपवे जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। जिन सीमावर्ती इलाकों को कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर विकास से वंचित रखा था, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए गंगा के किनारे किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड को तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रकृति का असीम आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन ये लाभ आप तक तभी पहुंचेगा जब दिल्ली से चलने वाली विकास की धारा को देहरादून से भी ताकत मिले। ऐसे लोग ना आ जाएं कि दिल्ली से आ रही विकास की धारा को वहीं ठप कर दें, वरना फिर उत्तराखंड जो पहले की हालत थी उस तरफ डूब जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, ब्लॉक कर दें उसको। 14 तारीख को आप वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद और तुष्टीकरण को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें। करेंगे ना? बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें
शून्य दे रहे हैं, शून्य, बिग जीरो। विधानसभा में भी 5 साल से ये सत्ता से बाहर है। इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। ये लोग देवभूमि के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपने सुना है ना क्या करना चाहते हैं? सुना है ना? इसे उत्तराखंड को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? भाइयों बहनों, अगर ये वापस आ गए तो अपनी सारी बौखलाहट यहां की जनता पर निकालेंगे। भाइयों और बहनों, इन्होंने सालों तक पहाड़ के लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रखा। पानी के लिए माताओं बहनों को सर पर घड़ा रखकर कोसों जाना पड़ता था। हमने जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया। आज उत्तराखंड में करीब 8 लाख Uttar Pradesh, Lucknow, and of course New Delhi, 2022 to 2024. It's a beautiful sight. You also have the Bhul Bhulaiya, Awadh ki Bhul Bhulaiya there to my right. There it comes into the frame, the Tile Wali Masjid. It's a beautiful sight aerially from here. Lucknow, absolutely fantastic. Alexa allowing me to get onto this quadcopter. But this is the big fight. 403 seats, 312 went to the BJP. 325 to the BJP and its allies, 47 for the Samajwadi Party. Can they get up to 202 and really do what looks seemingly impossible? BSP 19, Congress anywhere in the fray. We have to see all that. I'm running out of time. I'm going to head back to the studio, but in the meantime, it's over to Zaka and Maria. All right, what an amazing picture that of Anand over the Bada Imambara in Lucknow. But what is at stake today? What is at stake today, ladies and gentlemen? Phase 1, 58 seats that are up for the grabs. And take a look at what the BJP is defending. 53 out of the 58 seats at a vote share of almost 50%. That is what the BJP is defending in this western UP belt, all the way from Muzaffarnagar, Shamli down to Mathura and Agra. This is what the BJP is defending with 53 seats. Go back 5 years before that, it's not quite the same story. Because take a look at what happened 5 years before that. The BJP was at number 3 position. It had only 10 seats out of the 58. It went up to 53 in 5 years' time. And look at the others. These others, the 9 seats, all 9 won by the RLD with a 24% vote share. So a quarter of the vote share went to the RLD in 2012. But in 2017, the RLD was completely nowhere in the picture. They just won 1 seat. And that 1 seat is the seat of Chaproli, which of course is the home gad, the native village of Ajit Singh and now Jayant Chaudhary. And he's fighting from that particular seat. But take a look at this entire sweep that the BJP made across Western Uttar Pradesh. 53 out of the 58 seats. Some of their big names from Sanjeev Balyan, Sangeet Som, they all hail from this Western Uttar Pradesh region. And this is where the J plus M, the Jat plus Muslim combine, will be put to test yet again. Because, remember, all the elections for the last 7 or 8 years, from 2013 onwards, whether it's 14, 17, 19, were all held
in the backdrop of the communal polarization and the Jat Muslim sort of divide, the fault line that had happened because of those riots. But now, is there bhaichara? Will the Kisan issue, will price rise, will inflation, will that overtake any communal fault line, communal polarization? That's the big question. As I now welcome Maria Shakil, my colleague and political editor. You've been Welcome back. Thanks for staying with us. In the hijab row, a 3-judge bench of the Karnataka High Court is slated to resume the hearing anytime now. Now, the bench is headed by Chief Justice Rituraj Avasthi. It includes a Muslim woman judge as well, and the judge who referred the matter to a larger bench. Now, the Supreme Court had refused to urgently listen to a petition that sought to transfer petitions from the Karnataka High Court, which examined the permissibility of the hijab in schools and colleges where a particular uniform is prescribed. Now, the Apex Court has gone on to say that the Karnataka High Court must decide on the matter first. Meanwhile, Prime Minister Modi also hit out at the opposition, saying they are misleading Muslim women. He reiterated that the BJP government was praised for its move to ban triple talaq and that Muslim women have better security than what they had before. हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी। Let me bring in my colleagues as well. Anusha Soni now joining us on the broadcast. She tracks developments coming in from the court, and Swastika also joining us from Udupi. Anusha, let me come to you first. All eyes back on the Karnataka High Court. There was no interim relief that was given yesterday, so status quo is maintained. I want to talk to you about what are the options before the High Court. Well, Ridhima, the first thing to watch out for is that the constitutional debate cannot be settled in a day or 2 or even 1 week. Issues like these usually take time, and it will take some time for the arguments to advance, for things to really settle down. What the petitioners would really be seeking is some kind of interim relief on this matter, which means that the girls are going to assert that their right to education is being hindered, and that is why the court